हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम के लिए में स्वागत है। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट इंजीनियर 2016 के जनरल स्टडीज़ का पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें आपको 1 से 100 तक के क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन मिलेगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, 1857 की घटना के बारे में यह किसने कहा था? यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम। यह स्टेटमेंट किसने दिया था? प्रसिद्ध इतिहासकार SN सेन जी ने। ठीक है फ्रेंड, इन्होंने अपनी बुक 1857 में विद्रोह के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय निम्नलिखित में से ब्रिटिश भारत के किस प्रांत ने संयुक्त व स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तावित की थी? जब भारत ब्रिटिश से आज़ाद हुआ था तो पंजाब प्रांत ने ये कहा था कि वह भारत के साथ विलय नहीं करेगा। पंजाब उस वक्त 3 प्रांतों में डिवाइड था। पहला था पूर्वी पंजाब, दूसरा था पटियाला और तीसरा क्या था? पहाड़ी राज्य। ठीक है फ्रेंड। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रयासों के कारण इन तीनों प्रांतों को एक किया गया और पंजाब बनाया गया। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई वर्ष किस वर्ष हुई थी? 1833 ईस्वी में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। राजा राम मोहन राय जी का जन्म 1772 ईस्वी में बंगाल के राधापुर में हुआ था। राजा राम मोहन राय जी ने ही आत्मी सभा की स्थापना की थी, जिसे हम ब्रह्म समाज भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो आपका आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन राय जी ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग फेंस की नीति से किसका नाम जुड़ा है? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन डी, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है फ्रेंड, वॉरेन हेस्टिंग ने 1757 में रिंग फेंस की नीति बनाई थी, जिसका उद्देश्य क्या था? बफर जोन बना के कंपनी की बाउंड्री की क्या करना? रक्षा करना। और जो भी राज्य इस रिंग फेंस नीति में शामिल होते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिलिट्री सपोर्ट दिया जाता था। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, वॉरेन हेस्टिंग से नाम जुड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ब्रिटिश इंडिया और बर्मा के बीच में, जो कि अब म्यांमार है, उसके बीच 3 युद्ध हुए थे, जिनमें पहला युद्ध 5 मार्च 1824 में शुरू हुआ था और लगभग 2 साल चला था और 1826 ईस्वी में ये युद्ध खत्म हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड M. हर्ष। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सेकंड में कौन था? ये 1852 में हुआ था और इसमें गवर्नर जनरल था डलहौजी। फिर तीसरे आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान कौन था? तीसरे में ये लड़ा गया था 1885 में और इसमें गवर्नर जनरल था डफरिन। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर 2016 में पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड, तो इसको आप रहने दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दीपावली घोषणा किसने की थी? तो 1929 में लॉर्ड इरविन ने भारत में दीपावली घोषणा की थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। इन्होंने यह किताब 1946 में पब्लिश की थी। ठीक है फ्रेंड, अब हम महात्मा गांधी जी की इंपॉर्टेंट बुक देख लेते हैं। पहली क्या है? पहली है हिंद स्वराज। दूसरी है
इंडिया ओपिनियन, तीसरी है हरिजन, हरिजन, और इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है जो कि गुजराती भाषा में लिखी गई है, क्या, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ये बुक कई बार क्वेश्चन में पूछी जा चुकी है, ठीक है फ्रेंड, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की किताब कौन सी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसको भी आप याद रखिएगा। फिर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की कौन सी किताबें हैं, पहली है इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, और दूसरी है अल हिलाल, अल हिलाल, ठीक है फ्रेंड, तो ये भी आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान को सिराज ए हिंद नाम से जाना जाता था, किसे जाना जाता था, जौनपुर को, ठीक है फ्रेंड। जौनपुर की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, और उसने अपने कजिन ब्रदर जिसका नाम क्या था, जौना खान, जौना खान, उसी के नाम पे क्या रखा था, जौनपुर, ठीक है फ्रेंड। जौना खान को हम किस नाम से जानते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इसी का नाम क्या था, जौना खान, ठीक है फ्रेंड। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही तुगलकाबाद शहर का काम पूरा करवाया, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात कही गई है, तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, शिलालेख 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत के साथ साथ नारी सम्मान की बात भी कही गई है। फिर शिलालेख 10वें में क्या है, 10वें शिलालेख में अशोक ने ये कहा था कि भारत में जातिवाद नहीं होना चाहिए और सभी लोगों को सभी जातियों का सम्मान करना चाहिए। फिर स्तंभलेख ये कौन सा है, 6वां, इसमें क्या लिखा था, इसमें लिखा था कि भारत में व्यापार और प्रशासन को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड। अशोक के कुल 33 शिलालेख प्राप्त हुए हैं जो कि किस भाषा में लिखे गए हैं, यूनानी में लिखे गए हैं और ब्रह्मा लिपि में, ये भी आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने पातशाह की उपाधि कहाँ धारण की, पातशाह को बादशाह भी कहते हैं। बाबर एक विदेशी आक्रमणकारी था जिसने भारत में 5 बार आक्रमण किया था। जब इसने कंधार जीता तो वहाँ पे बाबर ने अपने आप को बादशाह की उपाधि दी थी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कंधार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर की स्थापना किसने की थी, अभी ऊपर आपको एक क्वेश्चन मिला था ना, तो किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। कब की थी, 1398 ईस्वी में, ठीक है फ्रेंड। फिरोज शाह तुगलक ने ही सबसे पहले हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था, ठीक है फ्रेंड, इसको आप याद रखिएगा। और फिरोज शाह तुगलक ने ही नहर प्रणाली की शुरुआत की थी। इसके साथ साथ फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर के साथ फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोजा और फिरोजपुर, मतलब अपने नाम पे ही सारे शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर जॉन शोर की नीति को किस नीति के रूप में दर्शाया गया, तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन सी, गैर हस्तक्षेप की नीति। सर जॉन शोर भारत में 1793 से लेके 1798 तक गवर्नर जनरल था, ठीक है फ्रेंड। सर जॉन के ही टाइम में निजामों और मराठाओं के बीच में कौन सा युद्ध हुआ, खुर्दा का युद्ध हुआ, और इसी युद्ध में सर जॉन शोर ने गैर हस्तक्षेप नीति लागू की थी, ठीक है फ्रेंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अराजकता का पिता कहा था, तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन डी, वैलेंटाइन शिरोल ने, ठीक है फ्रेंड। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा था, भारतीय क्रांति का पिता,
भारतीय क्रांति का पिता। ठीक है फ्रेंड। बाल गंगाधर तिलक जी की दो इंपॉर्टेंट बुक है, पहली कौन सी है? गीता रहस्य, गीता रहस्य, और दूसरी कौन सी है? आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट होम ऑफ वेदास, आर्किटेक्ट होम ऑफ वेदास। ठीक है फ्रेंड, ये बुक आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अकबर द्वारा विजित किया गया था? अकबर ने कौन सा राज्य जीता था? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन डी, अहमदनगर। 1593 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक मुगलों ने 4 बार अहमदनगर पे आक्रमण किया था, लेकिन उनको विजय 1600 में मिली थी। पहली बार जब आक्रमण किया था तो मुगलों ने वहाँ के शासक को मार दिया था। फिर उसके बाद दूसरी बार जब आक्रमण किया तो अहमदनगर ने संधि कर ली। फिर वो संधि अहमदनगर के सरदारों ने कुछ समय बाद तोड़ दी। तो फिर मुगलों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का जवाब वहाँ के सरदारों ने बहुत अच्छे से दिया और मुगल सेनानायक को मार दिया। ठीक है फ्रेंड, सेनानायक को क्या कर दिया? मार दिया। फिर 1599 ईस्वी में अकबर ने खुद कमान संभाली और अहमदनगर को 1600 ईस्वी में जीत लिया। इसी युद्ध में चांद बीबी ने अकबर का डट कर सामना किया था। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कि चांद बीबी ने किस युद्ध में अकबर का डट कर सामना किया था? तो उसका आंसर हमारा क्या है? अहमदनगर युद्ध में। बाकी तीनों राज्य गोलकुंडा, बीदर और बीजापुर, ये किसने जीता? औरंगजेब ने। ठीक है फ्रेंड, ये भी आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शेर शाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता माना है? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, के.आर. कानूनगो। के.आर. कानूनगो ने शेर शाह सूरी के बारे में एक और बात कही कि शेर शाह सूरी का जो मकबरा है कहाँ है? सासाराम में। सासाराम में। सासाराम कहाँ है? बिहार में। शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो के.आर. कानूनगो के हिसाब से हिंदू और मुस्लिम के बीच की इकाई है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमदमा नामक पूरा स्थल संबंधित है, किससे संबंधित है? मध्यपाषाण काल से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मध्यपाषाण काल से। दमदमा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का संग्राम किस नदी के तट पर हुआ था? किस नदी के तट पर हुआ था? परुषणी नदी के तट पे, जहाँ पे भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं को हराया था। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रारंभिक हड़प्पा काल में दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं? दुर्गीकरण के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? कालीबंगन से, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है फ्रेंड। ऑप्शन ए, बनावली, ये कहाँ था? ये हरियाणा में था। बनावली से क्या मिला? हल्का टेराकोटा। फिर उसके बाद है रोपड़ कहाँ है? ये पंजाब में है। यहाँ से क्या मिला? रोपड़ में पहली मानव बस्ती मिली। बस्ती को बनाने के लिए ईंटों का इस्तेमाल हुआ था, कंकड़ का इस्तेमाल हुआ था और मिट्टी के गारे का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद है लोथल, ये गुजरात में है। लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता में क्या बोलते थे? पंतन नगर। ठीक है फ्रेंड, पंतन नगर, इसे बंदरगाह भी कहते थे। ठीक। हड़प्पा काल में किसकी पूजा की जाती थी? पशुपति की पूजा की जाती थी। और लोहे के अलावा धातुओं की खोज हुई थी, जैसे तांबा, पीतल, इन सब की खोज सिंधु घाटी सभ्यता में ही हो गई थी। यह भी क्वेश्चन ने पूछा है कि किस धातु की खोज नहीं हुई थी? तो आंसर आपका क्या होना चाहिए? लोहे की।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों की सरकारी भाषा थी, कौन सी थी? फारसी। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार रॉबर्ट सीबेल ने ए फॉरगेटन एम्पायर नामक शीर्षक से पुस्तक लिखी है। उस साम्राज्य का नाम क्या था? क्या था? विजयनगर साम्राज्य। जिसकी स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संवैधानिक संशोधन मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 9वां अध्याय जोड़ा गया? तो उसका आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी 66वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। अब ऑप्शन ए 43वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में क्या था? इसमें यह था कि 42वें संवैधानिक संशोधन में जो बाउंडेशन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा के की थी उसको फिर से रिस्टोर किया गया। इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने से बढ़ा के 1 साल तक करने का भी प्रावधान किया गया। इसके साथ साथ अगर राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो सेंटर को ये पावर मिल जाएगी कि वो राज्य में आर्म्ड फोर्स भेज सकता है। ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट क्या है? 73वें में क्या हुआ था? 73वें में पंचायत को जोड़ा गया। 74 में किसको जोड़ा गया? म्युनिसिपैलिटीज को। ठीक है फ्रेंड, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि राष्ट्रीय हित में वह राज्य सूची में दिए गए विषयों पर भी कानून बना सकती है? तो उसका आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए आर्टिकल 249। लेकिन संसद तभी कानून बना सकती है जब राज्यसभा में कितना बहुमत हो? राज्यसभा में 2/3 बहुमत हो। ठीक है फ्रेंड, तभी संसद राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 256। इसमें क्या है? इसमें राज्य और केंद्र की बाउंडेशन के बारे में बताया गया है। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद है आर्टिकल 257। इसमें क्या कहा गया है कि राज्य अपनी एग्जीक्यूटिव पावर का यूज इस तरह करे कि सेंटर को उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है फ्रेंड, मतलब केंद्र को बिना प्रॉब्लम में डाले राज्य अपनी एग्जीक्यूटिव पावर का यूज करे। फिर आर्टिकल 265। इसमें क्या है? बिना लॉ अथॉरिटी के टैक्स को इम्पोज नहीं किया जा सकता। ठीक है फ्रेंड, टैक्स को इम्पोज नहीं किया जा सकता, उसके लिए लॉ अथॉरिटी की परमिशन मस्ट है। तो इस क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर है? संसद कानून 249। ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रधानमंत्री को एक निर्वाचित राजा के रूप में संबोधित किया था? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी हिंटन ने। हिंटन कौन थी? एक ब्रिटिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रारूप सबसे पहले किसने तैयार किया था? तो ये सभी को पता है किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का प्रारूप स्वीकार किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है फ्रेंड, और 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित है? किससे है? आर्टिकल 24। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? अनटचेबिलिटी में छुआछूत से। आर्टिकल 19 किससे है? राइट टू स्पीच मतलब बोलने की आज़ादी से। और आर्टिकल 23 किससे संबंधित है? आर्टिकल 23 मानव तस्करी और फोर्स लेबर से संबंधित है, मतलब ये गैर कानूनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों की बात कही गई है? मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कही गई है? भाग 4 का पार्ट 4A में। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भाग 4 का है और आर्टिकल 51A है, जो कि 1992 में ऐड किया गया था।
फिर भाग 3 में क्या है, भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार, जो कि आर्टिकल 15 से 35 तक है। फिर उसके बाद है भाग 6। भाग 6 में स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है, स्टेट गवर्नमेंट, जो कि आर्टिकल 152 से लेके 237 तक है। ठीक है फ्रेंड। और भाग 5 में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि आर्टिकल 52 से लेके 152 तक है। फिर नेक्स्ट क्या है, भाग 12। भाग 12 में क्या है, भाग 12 में हमारा फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स और स्यूट्स के बारे में बताया गया है, जो कि आर्टिकल 264 से लेके 300 ए तक है। ठीक है फ्रेंड। तो ये सभी आप याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है, मूल कर्तव्य किसमें है, भाग 4 का और आर्टिकल 51 ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग निर्वाचन एवं निर्वाचन पद्धति का उल्लेख करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन को डिस्क्राइब करता है। पार्ट 15, 15वां भाग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 15वें भाग में आर्टिकल 324 से लेके 329 ए तक इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। फिर 14वां भाग कौन सा है, 14। इसमें इंडिया में जितनी भी सर्विसेज हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में हो, वो सभी 14 पार्ट में आएंगी, जो कि आर्टिकल 308 से लेके 323 में बताया गया है। फिर उसके बाद है 16वां भाग। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 16 पार्ट क्या है, इसमें SC, ST, OBC और एंग्लो इंडियन के स्पेशल प्रोविज़न के बारे में बताया गया है, और आर्टिकल 330 से 342 तक है। फिर नेक्स्ट है पहला। पहला तो सभी को पता रहता क्या है, संघ और उसके क्षेत्र, मीन्स यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि आर्टिकल 1 से 4 के बीच में है। ठीक है फ्रेंड, ये भी आप याद रखिएगा सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदन के एक सदस्य से स्पीकर बोलने को मना करते हुए दूसरे सदस्य को बोलने को कह सकता है, इसे कहा जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, यील्डिंग दी फ्लोर। यील्डिंग दी फ्लोर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात 2 भागों में बंटने वाला पहला राज्य था, कौन सा राज्य था, बॉम्बे, जिसका बंटवारा 1960 में हुआ था। बॉम्बे 2 भागों में बंट के, पहला भाग का नाम क्या था, गुजरात, गुजरात, और दूसरे भाग का क्या नाम था, महाराष्ट्र। ठीक है फ्रेंड, महाराष्ट्र। फिर 1966 में पंजाब का बंटवारा हुआ। पंजाब से क्या निकला, पहला हरियाणा, हरियाणा, और दूसरा क्या, चंडीगढ़। ठीक है फ्रेंड, चंडीगढ़। बंगाल और आसाम का बंटवारा आज़ादी के पहले हुआ था। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, मीन्स प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल में होता है, आर्टिकल 356 में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 356। राष्ट्रपति 3 टाइप की इमरजेंसी लगाता है, पहली कौन सी, नेशनल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 में है। उसके बाद है स्टेट इमरजेंसी, जिसे हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, वो किस में है, 356 में। और फिर क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये किस में है, ये आर्टिकल 360 में है। ठीक है फ्रेंड, तो ये सभी आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नीति आयोग का गठन किया गया है। नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इसमें अनुच्छेद का तो कोई सवाल ही नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी भी अनुच्छेद में नहीं। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी
1 जनवरी 2015 में किया गया था। नीति आयोग का पहले क्या नाम था? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया? नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन का गठन 1950 में किया गया था। ठीक है फ्रेंड। और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है फ्रेंड, इसको भी आप याद रखिएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन डी, किसी भी अनुच्छेद में नहीं। अब आर्टिकल 280 में क्या होता है? फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 282 में क्या होता है? राज्य और केंद्र, स्टेट और सेंटर अपने रेवेन्यू का मीन्स खर्चों का क्या दें? हिसाब दें। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद है आर्टिकल 286 में, इसमें क्या है? सेल और परचेस की, सेल और परचेस में जो टैक्स लगते हैं उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाना। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को समाविष्ट करने की संतुति की थी? मीन्स किसने फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाने की बात कही थी? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह समिति ने। ठीक है फ्रेंड। फंडामेंटल ड्यूटीज और इसको 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में हुआ उसके तहत जोड़ा गया है और इसे संविधान के पार्ट 4A और आर्टिकल 51A में रखा गया है। ठीक है फ्रेंड, ये सभी आप याद रखिएगा। अभी टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हर राज्य को प्राथमिक स्तर पर उसकी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रोत्साहन देता है? मीन्स जितने भी स्टेट हैं उनको बेसिक एजुकेशन उनकी मदर लैंग्वेज में प्रोवाइड करवाना। तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 350A मीन्स आर्टिकल 350 का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आर्टिकल 349 में क्या बताया गया है? इसमें यह बताया गया है कि लैंग्वेज से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें कानून हम कैसे बदल सकते हैं। फिर आर्टिकल 350 में क्या है? कोई भी अभ्यर्थी अपना आवेदन राज्य या केंद्र में जो भाषा चल रही है उसमें दे सकता है। फिर आर्टिकल 351 क्या है? हिंदी भाषा के विकास के लिए इसमें डायरेक्शन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं? मीन्स यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं? पहले थे 97, अब 3 ऐड हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 100। क्योंकि ये पेपर पुराना है तो उस हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट आंसर था। लेकिन अब अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि यूनियन लिस्ट संघ सूची में कितने सब्जेक्ट या विषय हैं? 100। अब स्टेट की बात करते हैं। राज्य सूची में स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, कितने विषय हैं? ये हैं 61। कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? इसमें है 52। तो ये दोनों भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है क्रमशः? लोकसभा में मैक्सिमम कितने होते हैं? ये होते हैं 545 और राज्यसभा में कितने होते हैं? 250। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। संसद की स्थापना कब हुई थी? संसद की स्थापना ये 26 जनवरी 1950 में और ये आर्टिकल 79 में दिया गया है। फिर राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी? राज्यसभा इसकी स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1952 में और ये आर्टिकल 80 में है, 80। उसके बाद है लोकसभा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 17 अप्रैल 1952 में और ये आर्टिकल 81 में है। क्योंकि डेट भी आपसे पूछता है कि संसद, राज्यसभा और लोकसभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी।
तो आप ये तीनों अच्छे से याद रखिएगा और इसके अनुच्छेद मीन्स आर्टिकल भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ हुआ था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करना, मीन्स विलेज को डेवलप करना। और इसके लिए बहुत सारे विकास खंड बनाए गए थे और उन विकास खंड का जो अधिकारी होता था उसे क्या बोलते हैं हम? वीडीओ। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में हुई और तारीख क्या थी? महात्मा गांधी जी का जन्मदिन कब था? 2 अक्टूबर। ठीक है फ्रेंड, तो 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि राज्य संघ के सामंत नहीं है? किसका कथन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किस देश के राज्य प्रमुख की प्रतिकृति है? मतलब किस देश में, जैसे भारत में होता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, वैसे उस देश में भी होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ब्रिटेन। ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट और मंत्रिमंडल ही सरकार चलाते हैं, बाकी राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और जो वहाँ की महारानी होती हैं वो सिर्फ नाम के लिए होते हैं, लेकिन होते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन डी। यूएसए में प्रधानमंत्री नहीं होता, यूएसएसआर में भी प्रधानमंत्री नहीं होता और स्विट्जरलैंड में भी नहीं होता। इन तीनों में क्या होते हैं? सिर्फ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव रखा जाता है। इम्पीचमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का रेजोल्यूशन सिर्फ कहाँ रखा जाता है? राज्यसभा में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, केवल राज्यसभा में। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 64 में यह बताया गया है कि राज्यसभा का चेयरमैन कौन होगा? ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है? विलेज पंचायत से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है? आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 40। आर्टिकल 42 में यह बताया गया है ह्यूमेन वर्किंग कंडीशन स्पेशली वीमेन के लिए मैटरनिटी रिलीफ के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 38 में यह बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। ठीक है फ्रेंड। फिर कौन सा आर्टिकल बचता है? आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 में यह बताया गया है कि स्टेट अपने यहाँ कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ला सकता है। आर्टिकल 39 के 5 पार्ट हैं। कौन से? ए है, फिर बी है, सी, डी, ई, एफ। ठीक है फ्रेंड, इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार सीमा के सहारे निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? मीन्स ऊपर से नीचे क्या ऑर्डर है? तो म्यांमार से असम टच नहीं करता, तो जितने भी ऑप्शन में असम है वो हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। बी में असम है, सी में है और डी में है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए। आप मैप में भी देख सकते हैं कि असम म्यांमार को टच नहीं करता और म्यांमार को सबसे ऊपर कौन सा स्टेट टच करता है? अरुणाचल प्रदेश। फिर उसके नीचे क्या है? नागालैंड। फिर उसके नीचे क्या है? मणिपुर। और सबसे नीचे क्या है? मिजोरम। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा निम्नलिखित में से कौन बनाता है? 8 डिग्री चैनल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जिसे आप मैप में भी देख सकते हैं। ग्रेट चैनल किसके बीच में सीमा बनाता है? भारत और इंडोनेशिया के आइसलैंड, किसके? सुमात्रा के बीच में। उसके बाद है कोको चैनल भारत और म्यांमार के जो आइसलैंड हैं, कोको आइलैंड हैं, उसके बीच में बाउंड्री बनाता है। फिर उसके बाद अगर हम 10 डिग्री चैनल की बात करें तो 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें डक्कन पैसेज की,
तो दक्कन पैसेज साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। ये सब आप मैप में भी अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछते हैं। तो आप जितने भी चैनल है उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना द्वारा शहरी अधिवासों को कितने आकार वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। मीन्स इंडियन सेंसस के अकॉर्डिंग अर्बन डोमेसाइल को कितने ग्रुप में डिवाइड किया जाता है? 4 ग्रुप में। पहला कौन सा है? म्युनिसिपालिटीज। दूसरा क्या है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तीसरा क्या है? नगर पालिका। और चौथा क्या है? कैंटोनमेंट बोर्ड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी शुक्र ग्रह। ठीक है फ्रेंड, वीनस। ये क्यों चमकदार है? क्योंकि इस ग्रह में बादल हमेशा छाए रहते हैं और वो वही बादल जब सूर्य से यहाँ पे लाइट जाती है तो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। उसकी वजह से ये ग्रह सबसे चमकदार दिखाई पड़ता है। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक है और इस ग्रह को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, शुक्र ग्रह पे लगभग 90 से 95% तक कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर हमारा मंगल, रेड प्लैनेट, इसे हम क्या कहते हैं? रेड प्लैनेट। फिर डी है बुध, जिसे हम मरकरी कहते हैं, मरकरी। इसका साइज कितना है? जितना मून का साइज होता है। ठीक है फ्रेंड, और बुध ग्रह पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के 2015 में हुए विश्व जनसंख्या पूर्वेक्षण के अनुसार 2030 तक विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में एक सर्वे किया था, जिसकी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2030 तक पूरी दुनिया की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? 8.5 बिलियन, मीन्स 8.5 अरब। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और 2050 तक कितनी हो जाएगी? 9.7 बिलियन, मीन्स 9.7 अरब। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है? कर्क रेखा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये इक्वेटर है 0 डिग्री। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ होती है? इक्वेटर के ऊपर 23.5 डिग्री पे। ठीक है फ्रेंड, 23.5 डिग्री। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ होती है? इक्वेटर से 23.5 डिग्री नीचे, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? मकर रेखा। और ऊपर वाली क्या कहते हैं? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत में सबसे नज़दीक किसके हैं? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा होकर जाती है? सबसे पहले है गुजरात, फिर है राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है झारखंड, फिर है झारखंड के बाद हमारा छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद है वेस्ट बंगाल, फिर हमारा है त्रिपुरा, फिर है मिजोरम। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में किसका समय GMT से भिन्न है? GMT क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि लंदन के ईस्ट में एक शहर है, क्या है? ग्रीनविच। उसको बेस मानकर एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया है। उसी टाइम को दुनिया के बहुत से देश फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते हैं। इंडिया में कितना है? GMT 5:30, ये स्टैंडर्ड टाइम है इंडिया में। और कौन सा देश फॉलो नहीं करता? स्पेन। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी स्पेन GMT फॉलो नहीं करता और उसका टाइम क्या है? अलग है। स्पेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले GMT फॉलो करता है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्पेन ने GMT फॉलो करना बंद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश
सर्वाधिक मात्रा में रबड़ का उत्पादन करता है? इंडिया में सबसे ज़्यादा रबड़ का प्रोडक्शन कहाँ किया जाता है? केरल में, जो कि इंडिया के टोटल प्रोडक्शन का कितना है? 85%। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद है कर्नाटका, उसके बाद है तमिलनाडु। अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मीन्स वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रबड़ का प्रोडक्शन कौन सा देश करता है? थाईलैंड। थाईलैंड। उसके बाद कौन सा देश है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, ये भी आप याद रखिएगा। भारत में सबसे पहले सिंथेटिक रबड़ की फैक्ट्री कहाँ लगाई गई थी? बरेली। बरेली उत्तर प्रदेश, यूपी में। रबड़ बोर्ड कहाँ पे बना है? रबड़ बोर्ड ये है केरल के कोट्टयम शहर में। ठीक है फ्रेंड, कोट्टयम शहर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसे तड़ित झंझा थंडरबोल्ट का देश कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए भूटान। भूटान हिमालय के फुट हिल्स पे बसा हुआ है, जहाँ पे हिमालय से लगातार तूफान आते हैं और बिजली गिरती है, इसीलिए भूटान को थंडरबोल्ट का देश हम कहते हैं। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी। तीरंदाजी। भारत के कौन कौन से राज्य भूटान की सीमाओं से लगते हैं? पहला है आसाम, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा है वेस्ट बंगाल। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबी नदी है? लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? नील नदी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नील नदी लेक ताना से निकलती है, लेक ताना से, ताना झील से। ये झील कहाँ पे है? इथोपिया में। इथोपिया में। और इथोपिया कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है फ्रेंड। अगर इस क्वेश्चन में ये कहता कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। ये कहाँ बहती है? ये साउथ अमेरिका में बहती है। ठीक है फ्रेंड। अगर लॉन्गेस्ट रिवर की बात करेगा तो नील नदी, और अगर लार्जेस्ट रिवर की बात करेगा तो अमेजन रिवर। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, लेकिन भारत में अगर सबसे बड़ी नदी पूछेगा मीन्स वॉल्यूम वाइज, तो कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। अब ऑप्शन सी, येलो रिवर चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है। चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगजे रिवर। यांगजे रिवर। ठीक है फ्रेंड, इसको भी आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश है? तो सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप, जिसका एरिया कितना है? 32 किलोमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। दमन एवं दीव का एरिया कितना है? इसका एरिया है 122 किलोमीटर स्क्वायर। चंडीगढ़ का कितना है? चंडीगढ़ का है 144 किलोमीटर स्क्वायर। और पुद्दुचेरी, जिसका पहले क्या नाम था? पौंडीचेरी, अब बदल के क्या हो गया? पुद्दुचेरी, इसका एरिया कितना है? 492 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नगर भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है? तो रायपुर किसकी राजधानी है? छत्तीसगढ़ की। गुवाहाटी किसी की राजधानी नहीं है। शिलोंग मेघालय की। रांची किसकी राजधानी है? रांची हमारी झारखंड की राजधानी है। ठीक है फ्रेंड। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि गुवाहाटी किसी राज्य की राजधानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, तो उसे हम नहीं देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां परस्पर मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? कहाँ करती हैं? देवप्रयाग में। देवप्रयाग कहाँ है? उत्तराखंड में। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः उत्तर प्रदेश का नृत्य है? कौन सा है? कथक। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगर यहाँ पे कथकली होता, कथकली, तो ये नृत्य कहाँ का है? ये है केरल का। ठीक है फ्रेंड, ये भी आप याद रखिएगा। और कथक कहाँ है? उत्तर प्रदेश का। इसके बाद
गरबा ये कहाँ का है? गुजरात का। गुजरात का। घूमर कहाँ का है? ये राजस्थान का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। और भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है। ठीक है फ्रेंड, तो ये सभी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन और रात कामोवेश समान होते हैं। कहाँ समान होते हैं? भूमध्य रेखा पे, जिसे हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं। विषुवत रेखा या इक्वेटर। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा पे जब दिन और रात समान होते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? विषुवत या इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात का केंद्र कम दबाव का क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? आई आंख। ठीक है फ्रेंड, उसे हम क्या बोलते हैं? आई। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगर हम बात करें उत्तरी गोलार्ध मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, तो वहाँ पे चक्रवात का डायरेक्शन कैसे रहता है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। और सदर्न हेमिस्फीयर पे मीन्स दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात का डायरेक्शन कैसा रहता है? क्लॉकवाइज। ये आप याद रखिएगा। और ट्रॉपिकल साइक्लोन को हम क्या कहते हैं? हरिकेन। हरिकेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रधान यामयोत्तर है? प्रधान यामयोत्तर को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि अक्षांश और देशांतर किसे कहते हैं? मीन्स लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। सबसे पहले हम लैटिट्यूड देखेंगे। ये अर्थ है 0 डिग्री इक्वेटर। तो लैटिट्यूड लाइन वो सर्कुलर लाइन होती जो कि इक्वेटर के पैरेलल होंगी। ऊपर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे। ऊपर वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मीन्स कर्क रेखा। और नीचे वाली लाइन को हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसे हम मकर रेखा कहते हैं। अगर और ऊपर जाएंगे 66.5 डिग्री और नीचे भी कितना? 66.5 डिग्री। तो यहाँ पे कौन सा रीजन होगा? आर्कटिक सर्किल। और नीचे क्या होगा? अंटार्कटिक सर्किल। तो लैटिट्यूड क्या होंगी? लैटिट्यूड इक्वेटर के पैरेलल होंगी, सर्कुलर होंगी। ठीक है फ्रेंड। अब लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, देशांतर की। देशांतर रेखाएं पोल टू पोल होती हैं। ठीक है फ्रेंड। और या तो ईस्ट में जाएंगी या तो वेस्ट में जाएंगी। यहाँ 0 डिग्री होगा, यहाँ पे 15 डिग्री, 13, 45 इसी तरह बढ़ता रहेगा। और ये ईस्ट है और इधर वेस्ट है। अब इधर क्या होगा? 15 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, 45 डिग्री वेस्ट। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह बढ़ती जाएंगी। लॉन्गिट्यूड लाइन जो होती हैं वो सेमी सर्कुलर होती हैं और एक लॉन्गिट्यूड लाइन अर्थ को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती हैं। ठीक है फ्रेंड, इसीलिए लॉन्गिट्यूड लाइन से हम स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करते हैं। तो जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है मतलब 0 डिग्री देशांतर, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रधान यामयोत्तर मीन्स प्राइम मेरिडियन। इसे हम ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 0 डिग्री देशांतर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में रेनिन एक एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? रेनिन का यूज़ हम कहाँ करते हैं? दूध की डेयरी में। दूध की डेयरी में पनीर बनाने के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पनीर बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस श्वास को हम बाहर निकालते हैं उसमें किस स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है? मीन्स ब्रीथ आउट के टाइम जो गैस हम बाहर निकालते हैं उसमें कितना % कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है? 4 से 5% तक। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस को सूर्य के क्रोमोस्फीयर में सर्वप्रथम खोजा गया था? किस गैस को खोजा गया था? हीलियम को। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी,
जिसकी खोज 1868 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और हीलियम एक नोबल गैस मतलब अक्रिय गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जवाहर सागर बांध स्थित है? कहाँ स्थित है? राजस्थान में। जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है, चंबल नदी पर, और राजस्थान के कोटा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिपकीला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। शिपकीला दर्रा से ही तिब्बत से सतलुज नदी भारत में आती है। ठीक है फ्रेंड। हिमाचल प्रदेश में शिपकीला दर्रे के साथ साथ बारह लाचा दर्रा भी है, बारह लाचा पास या दर्रा। अब सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं? सिक्किम में पहला है नाथुला पास, नाथुला दर्रा, और उसके बाद है जिलेबला। ठीक है फ्रेंड। फिर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सा दर्रा है? पहला है माना पास, नीति पास और लिपू लेक। ठीक है फ्रेंड, लिपू लेक पास। फिर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा है? अरुणाचल प्रदेश में पहला है बोमडीला दर्रा, बोमडीला दर्रा। उसके बाद है यांगजेब दर्रा। ठीक है फ्रेंड। तो ये सभी आप याद रखिएगा। और काराकोरम दर्रा, बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा ये कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर परिमाण है? वेक्टर क्या होते हैं? जिनको डिफाइन करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? वेक्टर। जैसे कि फोर्स है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, टॉर्क है, ये सब क्या है? वेक्टर। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। और स्केलर क्या होते हैं? उनको डिफाइन करने के लिए हमको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है फ्रेंड। जैसे कि प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, एनर्जी हो गया, हीट हो गया, ये सब क्या है? स्केलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर का लाल रंग उसमें उपस्थित निम्नलिखित में से किस यौगिक के कारण होता है? किस कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामान्य नमक के लिए एक स्रोत है? सामान्य नमक का क्या स्रोत है? NaCl, जिसे हम लाहौरी नमक या फिर हैलाइड भी कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हैलाइड। बाकी बॉक्साइड और कैल्साइड किसका यौगिक है? वो एल्यूमिनियम का। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों में पोषक तत्वों की प्रचुरता कहलाती है, इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? सुपोषण। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन। ठीक है फ्रेंड। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। यूट्रोफिकेशन की वजह से झीलों में न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है, और झील में जलाशयी पौधे और शैवाल का ग्रोथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संसार से विलुप्त हो गया है? कौन सा? चेचक, जिसे पूरी दुनिया ने 1980 में ही दूर कर दिया था। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन सी, चेचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर सेल पैनल को तिरछा लगाया जाता है जिससे, सोलर सेल पैनल को हम थोड़ा इंक्लाइन लगाते हैं जिससे कि सनलाइट इस पे डायरेक्ट पड़े। ठीक है फ्रेंड। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, उस पर ज़्यादा सूर्य की रोशनी पड़ सके। सोलर सेल लाइट एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और कौन सा फिनोमिना इसमें लगता है? फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना। सोलर सेल पैनल किसका बना होता है? सेमीकंडक्टर PN जंक्शन डायोड का।
ठीक है फ्रेंड, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 केल्विन ताप पर सिलिकॉन होता है एक, अगर टेम्परेचर 0 केल्विन मेंटेन करते हैं हम तो सिलिकॉन के जो वैलेंस बैंड होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे और लो टेम्परेचर रेंज में वो अपनी एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, जिससे कि वो एज अ इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कुचालक। अगर सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम भी होता तब भी हमारा आंसर क्या होता? ऑप्शन डी, कुचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण मीन्स हार्ट सर्जरी किसने किया था? भारत में पहली सक्सेसफुली हार्ट सर्जरी 3 अगस्त 1994 में दिल्ली एम्स में हुई थी और इसे डॉक्टर वेणुगोपाल जी ने किया था। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, डॉक्टर वेणुगोपाल ने। और यह सर्जरी किसकी हुई थी? देवी राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। ह्यूमन आई के लिए क्लियर विजन के लिए मिनिमम कितनी डिस्टेंस होती है? 25 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगर मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करें तो मैक्सिमम कितनी होती है? इन्फिनिटी। ठीक है फ्रेंड, इन्फिनिटी। ह्यूमन आई में कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। और उसकी मेगापिक्सल कितनी होती है? 376 मेगापिक्सल। ठीक है फ्रेंड, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप के बढ़ाए जाने पर अगर हम सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, तो उस केस में क्या होता है? रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है और थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज करती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सेमीकंडक्टर का ताप बढ़ाए जाने पर प्रतिरोध कम होता है और थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज करती है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में डिजीजेस दी गई हैं, सूची 2 में वो डिजीजेस किस विटामिन की कमी से होती हैं। ऑप्शन ए है बेरी, ये किससे होता है? विटामिन B1 से, ए का 4। फिर उसके बाद है रक्त स्राव, ये किससे होता है? विटामिन के से, मीन्स बी का 3। फिर नेक्स्ट है रतौंधी, ये किससे होता है? विटामिन ए से, सी का 1। फिर उसके बाद है स्कर्वी, ये किससे होता है? विटामिन सी से, मीन्स डी का 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन सी का क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन के का क्या होता है? नेफ्थोक्यूनॉन। और विटामिन B1 का क्या होता है? थाइमीन। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों को भूनने, उबालने अथवा तलने पर निम्नलिखित में से किस विटामिन के नष्ट होने की प्रबलतम संभावना रहती है? मीन्स अगर हम फूड को रोस्ट कर रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं या फिर फ्राई कर रहे हैं तो कौन से विटामिन के लॉस होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी वाटर सॉल्युबल होते हैं। मैक्सिमम विटामिन सी वाले फूड एलिमेंट लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जैसे कि संतरा हो गया, नींबू हो गया। ठीक है फ्रेंड, अगर हम इसे भूनेंगे, उबालेंगे या फिर फ्राई करेंगे तो उसमें विटामिन सी वाले कंटेंट क्या होंगे? वो इवोपरेट हो जाएंगे, जिससे कि विटामिन सी का लॉस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में मुख्यतः किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में आयरन और स्टील को रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए जिंक या जस्ते की कोटिंग की जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जस्ता या जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी दुग्ध उत्पादित करता है? ठीक है फ्रेंड, कौन सा बर्ड मिल्क प्रोड्यूस करता है? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन बी, कपोत या कबूतर। मेल और फीमेल दोनों टाइप के कबूतर मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, जिसे आप गूगल में और डिटेल से देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड।
कबूतर के अलावा पेंगुइन और फ्लेमिंगो बर्ड भी मिल्क प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन 40 मील प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रिच, जिसे हम हिंदी में शुतुरमुर्ग कहते हैं। 1 माइल इक्वल टू 1.604 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी टर्बुलेंट ईयर्स 1980-1996 नामक पुस्तक के लेखक हैं। यह पुस्तक किसने लिखी थी? प्रणब मुखर्जी ने। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ वर्ष? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का फाउंडेशन कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगीर एक धार्मिक स्थल स्थित है। राजगीर बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। राजगीर में 3 धर्मों के धार्मिक स्थल दिखाई देते हैं। पहला धर्म है हिंदू, दूसरा है बौद्ध और तीसरा है जैन धर्म। ठीक है फ्रेंड, मेनली राजगीर बौद्ध धर्म के लिए फेमस था। यहीं पर ही मौर्य डायनेस्टी का उदय हुआ और अपने समय में राजगीर मगध साम्राज्य की राजधानी भी हुआ करता था। राजगीर हेल्थ रिसोर्ट के लिए भी फेमस है, हेल्थ रिजॉर्ट। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन बी, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 83 और 84 ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसे देखेंगे भी नहीं। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाबों में मच्छरों के जैविक नियंत्रण हेतु उपयोग किया जाता है। मच्छरों के बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए क्या यूज़ करते हैं? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, मछलियों का। साइंटिस्टों ने मछली के जीन को मॉडिफाई करके एक नई टाइप की फिश बनाई है। ठीक है फ्रेंड, जिसे हम क्या कहते हैं? गैम्बूशिया। ये मछली मच्छरों के लार्वा को खा जाती है। ठीक है फ्रेंड, जिससे कि मच्छरों की पॉपुलेशन बढ़ नहीं पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलेनिन हमारे शरीर की रक्षा करता है। किससे करता है? अल्ट्रावायलेट रे से। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पराबैंगनी किरणों से। मेलेनिन पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने के अलावा हमारे शरीर में विटामिन डी और विटामिन बी के सिंथेसिस को ऑब्जर्व करता है और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट भी करता है। तो ये दोनों भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 87 से लेके 99 तक जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे हम नहीं देखेंगे। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। NAQI से तात्पर्य है? NAQI का फुल फॉर्म होता है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। इस इंडेक्स से हम ये पता करते हैं कि एयर में कितना पॉल्यूटेड एलिमेंट है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।